सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके दो बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता। तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना, तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है। फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है, तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है। अरे, ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है।
वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है, अरे ये क्या, इतने सारे जामुन! सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है, भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में? क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहां और जामुन उग जाया करते। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने के पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ धोखा ना करता तो आज वह भी उसके साथ होता।